नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग के साथ अब फसलों के मुआवजे की मांग ने पकड़ा जोर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी खड़ी करना चाहती हैं अभय कांग्रेस, ये है रणनीति। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, वैक्सीन के लिए आधार कार्ड दिखाने के लिए ना बनाए दबाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग के साथ अब फसलों के मुआवजे की मांग ने पकड़ा जोर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर करीब 10 माह पूर्व दिल्ली बॉर्डरों पर शुरू हुए आंदोलन में हर माह कोई न कोई नई मांग जुड़ जा रही है। इसी आंदोलन में एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाने की मांग भी किसानों की ओर से कुछ दिन बाद जोड़ी गई थी। अब नई मांग फसलों के मुआवजे की जोड़ी जा रही है। यह मुआवजा बारिश के पानी में डूबकर खराब हुई फसलों को लेकर है। बारिश के पानी की वजह से धान, ज्वार, कपास, बाजरा व अन्य फसल पंजाब के साथ साथ हरियाणा व यूपी आदि राज्यों में भी खराब हुई है। इससे किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। इसी के चलते किसान नेता खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी कराने और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसान नेता अब हर रोज यही मांग दोहराते रहते हैं। भाकियू पंजाब के नेता कुलवंत सिंह मोलवीवाला कहते हैं कि हमें इस आंदोलन में बैठे 10 महीने हो चुके हैं। हमने इस आंदोलन में बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन नहीं रही है। पंजाब में कपास की फसल बरसात के कारण खराब हो चुकी है। हरियाणा के भी हालात ऐसे ही हैं। बारिश का पानी लगातार बढ़ने से फसलें डूब गई हैं। कपास व बाजरा की फसल हरियाणा में भी खराब हो गई है। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। एक फसल ही तो किसानों की कमाई का जरिया है। अगर यही खराब हो जाएगी तो किसान को भूखा मरना पड़ेगा, उसका सारा बजट खराब हो जाएगा। ऐसे में सरकार को किसानों की खराब फसल का मुआवजा देना चाहिए। सरकार हमारी एक नहीं सुन रही है। हम आंदोलन में लगातार बैठे हैं। हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। हमने ये आंदोलन जीत कर जाना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी खड़ी करना चाहती हैं अभय कांग्रेस, ये है रणनीति। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वारा एक्टिव मोड में है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग से चर्चा की है। प्रियंका गांधी प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण प्रत्येक कांग्रेसी को वैचारिक रूप से सशक्त और सांगठनिक स्तर पर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। प्रियंका गांधी का लक्ष्य इस कार्यक्रम के जरिए अभय कांग्रेस संगठन निर्माण की विजय सेना तैयार करने का है। कांग्रेस के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने इस संबंध में बताया कि प्रियंका गांधी का मकसद कांग्रेस संगठन को त्याग, करुणा, क्षमता, नीति और समाज की आखिरी उम्मीद, इन 5 प्रमुख कसौटियों पर खरा उतारने का है। हर कांग्रेसी को समाज की नैतिक जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने आप को नैतिक आधार पर भी परिपक्व बनाना होगा। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी संवेदनशील, सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। नफरत और बंटवारे की जो राजनीति पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी दलों की हावी रही, उससे प्रदेश का संस्कृति विकास और प्रदेश की राजनीति का भी मूल चरित्र विकृत हुआ और सामाजिक आर्थिक विकास के हर मानक पर पिछड़ गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कांग्रेसियों को राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाने के साथ ही उन्हें अब अभय कांग्रेसी के तौर पर नैतिक रूप से भी सशक्त करना होगा। उन्होंने बताया कि गांधी प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे एक कार्यकर्ता का प्रपत्रों सहित भौतिक सत्यापन करवाने के साथ डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करवाया जा रहा है। विकास श्रीवास्तव ने कहा कि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर जुल्म, ज्यादती के खिलाफ खड़े होने वाला सशक्त अभय कार्यकर्ता होना चाहिए। उसका मकसद केवल सत्ता के लिए राजनीति का न होकर सामाजिक सेवा और उत्थान का होना चाहिए। विकास श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वोट की राजनीति करने के साथ ही समाज के दबे कुचले तबके और महिलाओं, बच्चों और युवा पीढ़ी के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का मकसद विधानसभा चुनाव से पहले सांगठनिक और वैचारिक तौर पर मजबूत अभय कांग्रेस खड़ी करने का है, जो आरएसएस और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, वैक्सीन के लिए आधार कार्ड दिखाने के लिए ना बनाए दबाव। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई गई है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों से पहचान के तौर पर सिर्फ आधार कार्ड पेश करने के लिए दबाव न डाला जाए। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा, आप अखबार की रिपोर्ट पर नहीं जाइए। क्या आपने खुद कोविन ऐप को देखा है? इसे अपडेट किया गया है। आप ऐप के FAQ वाले खंड में जाइए। आप देखेंगे कि उसमें पहचान पत्रों की सूची है जिसके माध्यम से आप टीकाकरण के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि से पंजीकरण कर सकते हैं।
इस पर वकील ने कहा कि यह सही है कि 7 ऐसे पहचान पत्र हैं जिसके द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर लोगों से आधार की मांग की जाती है। केंद्रों पर कहा जाता है कि आधार के बिना टीकाकरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नियम सिर्फ कागजों पर है, आधार कार्ड से लिंक होना अब भी जरूरी है, जिसके बाद पीठ ने याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिड डे मील 2.5 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी, पूर्व IAS ने योगी सरकार पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेहद लचर शासक बताते हुए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने अपने एक ट्वीट में उन्हें झूठे आंकड़े देने वाला कहा है। पूर्व IAS ने लिखा है कि योगी जी एक बेहद लचर प्रशासक सिद्ध हुए। उनका ना तो विभागों पर नियंत्रण है और न ही प्रदेश की पुलिस पर कोई कंट्रोल है। सूर्य प्रताप सिंह ने बुलंदशहर में मिड डे मील के दूध में अधिक पानी मिलाए जाने की खबर को लेकर भी लिखा है कि 2.5 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी, ये है यूपी में मिड डे मील की कहानी। योगी जी एक बेहद लचर प्रशासक सिद्ध हुए, न विभागों पर नियंत्रण और न पुलिस पर, केवल सांप्रदायिक बातें, झूठे आंकड़े व धमकी दिलवा लीजिए। इनसे बात बात पर धमकी देने वाले की बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते। बता दें कि बुलंदशहर जिले के लखावटी थाना क्षेत्र के भासी गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भगवती कंपोजिट विद्यालय व प्राइमरी पाठशाला में मिड डे मील के 2.5 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाए जाने का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले आरोपियों को बचा रहे हैं, वसूली तंत्र से जुड़े लोग, पुलिस वालों को जानबूझकर फरार कराया गया। जी हाँ दोस्तों, मनीष गुप्ता की मौत पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिस वालों को जानबूझकर फरार कराया गया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मनीष गुप्ता की मौत में वसूली तंत्र से जुड़े होने की आशंका है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होना ये दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए हैं, उन्हें फरार कराया गया है। दरअसल कोई आरोपियों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है, क्योंकि इसके तार वसूली तंत्र से जुड़े होने की पूरी आशंका है। जीरो टॉलरेंस भी भाजपाई जुमला है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने भी पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस जांच में लापरवाही कर रही है, पुलिस अधिकारी बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक दोषी पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सरकार की तरफ से भी आश्वासन में लिखित रूप से कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग की है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सबकी जवाबदेही तय होगी। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, पीड़ित परिवार को हर कीमत पर न्याय मिलेगा। योगी ने कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी को कानपुर विकास प्राधिकरण में OSD की नौकरी देने का आदेश भी जारी किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अध्यक्ष और CM बदलने के बाद पंजाब में प्रभारी भी बदलेगी कांग्रेस, राहुल के करीबी को मिलेगी कमान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब कांग्रेस प्रभारी बदलने जा रही है। पंजाब में सियासी खींचतान के दौरान राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब मामलों का नया प्रभारी बनाया जा सकता है। हरीश चौधरी मौजूदा प्रभारी हरीश रावत की जगह लेंगे। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि हरीश रावत शनिवार तक चंडीगढ़ रहेंगे, जहां वो मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और PPCC प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बनी सहमति को अंतिम रूप देने के लिए काम करेंगे। बता दें कि गुरुवार को चन्नी और सिद्धू के बीच करीब 3 घंटे की बैठक हुई थी और इसके बाद कहा गया कि सिद्धू अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, मगर मामले को सुलझाने के लिए एक समन्वय समिति के गठन की बात कही गई। कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने में हरीश चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब मामलों के प्रभारी पूर्व महासचिव हरीश चौधरी भी पिछले कुछ दिनों से चन्नी और सिद्धू के बीच मामले सुलझाने में सबसे आगे रहे हैं। हरीश चौधरी को राहुल गांधी का काफी भरोसेमंद सिपहसालार माना जाता है। माना जा रहा है कि चौधरी के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और PPCC प्रमुख के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत, जो उत्तराखंड के पूर्व CM हैं, अपने राज्य में विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के इच्छुक हैं। बता दें कि पंजाब के साथ ही अगले साल उत्तराखंड में भी चुनाव है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब गंगा में तैर रही थी लाशें, तब कहाँ थे? अस से लौटकर सीधे संसद भवन देखने जाने पर ओवैसी का PM पर तंज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। यूपी के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। ओवैसी ने कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में पानी में तैरती लाशों का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद की नई बिल्डिंग देखने चले गए, लेकिन जब कोरोना से लोग मर रहे थे तब देखने नहीं गए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से लौटते ही संसद की नई बिल्डिंग देखने चले गए, लेकिन जब यूपी में कोरोना से लोग मर रहे थे, लाशें पानी में तैर रही थी, तब देखने नहीं आए। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा की गई। वो ओम प्रकाश राजभर के अगुवाई वाले मोर्चे के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरेगी। ओवैसी ने चुनाव के मद्देनजर प्रचार तेज कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत समाजवादी पार्टी और बसपा को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने कुछ प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि बिहार में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में उसे सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इससे ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम उत्साहित है और उत्तर प्रदेश में भी कामयाबी के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी को दिया श्री कृष्ण जन्मस्थान दर्शन का न्योता। जी हां दोस्तों, पूर्व नेता कांग्रेस विधानमंडल दल प्रदीप माथुर व पूर्व जिला अध्यक्ष आबिद हुसैन ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी से भेंट करते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। माथुर ने प्रियंका गांधी से कहा कि उनकी सक्रियता से भाजपा व जातिवादी पार्टियां बौखला गई हैं। भाजपा जनता को जाति धर्म में बांटकर जनता की मुख्य समस्याओं एवं विकास के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। प्रियंका गांधी को श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने हेतु आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। आबिद हुसैन ने कहा कि योगी सरकार ने मथुरा के 22 नगर निगम वार्डों को तीर्थ स्थल घोषित कर जनता को गुमराह किया है। प्रियंका ने दोनों नेताओं से कहा कि आने वाले चुनावों में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रदेश की जनता संविधान की रक्षा करने वाली, विकास में विश्वास रखने वाली पार्टी कांग्रेस का ही समर्थन करेगी। किसान आंदोलन के चलते लोगों को हो रही परेशानी होगी दूर, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर के जल्द खुलने के आसार। जी हां दोस्तों, दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद, नोएडा समेत एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। किसान आंदोलन के चलते काफी समय से बंद दिल्ली बॉर्डर के हाईवे जल्द खुल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर बॉर्डर को प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से लगातार जाम किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि कैसे हाईवे रोजाना जाम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कार्यपालिका की ड्यूटी है कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए कानून पर अमल कराए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गेट पर दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बंद की गई सड़क को खोलने का अनुरोध करने वाली याचिका में किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने के लिए औपचारिक अर्जी दायर करने की केंद्र को अनुमति दे दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, विरोध प्रदर्शनों या संसद में बहस के जरिए किया जा सकता है, लेकिन हाईवे को कैसे बंद किया जा सकता है और यह हमेशा के लिए किया जा रहा है, यह कब समाप्त होगा। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक काफी समय से बदहाल है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर बंद है। वहीं दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर सिर्फ एक तरफ से खुला है, यानी दिल्ली की तरफ से नोएडा जा सकते हैं, लेकिन नोएडा से दिल्ली आने के लिए रास्ता किसान आंदोलन के चलते बंद है। इस कारण लोगों को न्यू अशोकनगर या डीएनडी से घूमकर आना होता है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर भी फिलहाल एक तरफ से बंद है। यहाँ दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता बंद है। लोगों को दिल्ली आने के लिए आनंद विहार, डीएनडी, चिल्ला, अपसरा और भोपुरा बॉर्डर का चक्कर लगाना पड़ता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपील पर किसानों ने पंजाब में स्थगित किया प्रस्तावित आंदोलन। जी हां दोस्तों, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपील पर किसानों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा व किसानों के साथ बुधवार को विचार विमर्श किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है। किसानों ने उप मुख्यमंत्री की विनती को मानते हुए अपना प्रस्तावित आंदोलन 30 अक्टूबर 2021 तक इस शर्त पर स्थगित कर दिया है कि उक्त तारीख से पहले उनकी मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करवाई जाए। रंधावा ने कहा कि बहुत मामले तो कल की मीटिंग में ही मौके पर हल हो गए थे। उन्होंने साथ ही भरोसा दिलाया कि कुछ लंबित मुद्दे जो तकनीकी या कागजी कार्यवाही के कारण रुके हुए थे, उनको जल्द ही हल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी जल्द से जल्द करवाई जाएगी। बता दें, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पंजाब में 28 सितंबर से बंद का आह्वान किया था। इसके कारण उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने कल कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। रंधावा ने कहा, पंजाब सरकार किसान भाईचारे के हितों को हमेशा ध्यान में रखती है और किसानों के कल्याण को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करती है। किसानों से रंधावा ने अपील की कि वो आंदोलन का रास्ता न अपनाएं। कहा कि राज्य सरकार उनकी ज्यादातर मांगों के साथ पहले ही सहमत हो चुकी है और 105 में से 60 केस वापस ले लिए गए हैं और बाकी भी जल्द ही वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी बचे केस रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किए होने के कारण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस संबंध में वो निजी तौर पर रेल मंत्री को मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को नौकरी देने के अलावा 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी प्रदान की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका लखनऊ से संभालेंगी मोर्चा, अब सिर्फ वीकेंड में जाएंगी दिल्ली, 10 को वाराणसी में करेंगी रैली। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुराना गौरव दिलाने के लिए संकल्पित पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा अब सोमवार से शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश में रहेंगी, सिर्फ वीकेंड में दिल्ली जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो लखनऊ में अधिकांश समय देने के साथ ही प्रदेश का भ्रमण भी करेंगी। उत्तर प्रदेश के लिए बेहद गंभीर हो चुकी प्रियंका गांधी वारा ने अब खुद ही जमीनी हकीकत जानने का फैसला किया है। भाजपा सहित अन्य दल के उत्तर प्रदेश को पिकनिक स्पॉट समझने के तंज को प्रियंका गांधी अब झुठलाने की प्रक्रिया में है। प्रियंका गांधी वारा ने तय कर लिया है कि अब वो हर हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक लखनऊ में रहेंगी। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जनपद में भी प्रवास कर सकती है। अब वो सिर्फ शनिवार व रविवार को दिल्ली में अपने परिवार को समय देंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अब अपना सारा प्लान तैयार कर लिया है। इसी के तहत 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वारा वाराणसी में एक रैली करेंगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में 17 अक्टूबर से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। प्रतिज्ञा यात्रा प्रदेश में 4 अलग अलग जगह से बस से निकाली जाएगी। यात्रा का समापन नवंबर में लखनऊ में होगा। कांग्रेस ने नवंबर में लखनऊ में एक बड़ी रैली की भी योजना तैयार की है। इस रैली में देश के बड़े नेता भी शामिल होंगे। यह सभी कार्यक्रम प्रियंका गांधी वारा के नेतृत्व में ही होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के विरोध में दांडी यात्रा निकालेगी कांग्रेस, विधानसभावार निकालेंगे पैदल मार्च। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के विरोध में जनजागरण अभियान शुरू करेगी। इसके तहत शहर में कांग्रेस महंगाई के विरोध में दांडी यात्रा निकालेगी, वहीं विधानसभावार पैदल मार्च निकाले जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को जिला कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर महंगाई का विरोध जताया। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की। जयपुर जिला कांग्रेस की ओर से सुबह 8 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च शुरू हुआ। संसार चंद रोड, गवर्नमेंट हॉस्टल होते हुए पैदल मार्च शहीद स्मारक पहुंचा। पैदल मार्च में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान, गंगा देवी, गणेश घोगड़ा, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। शहीद स्मारक पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि देश में हालात बहुत खराब है। सरकार से गुड गवर्नेंस की उम्मीद कर रहे थे लोग, लेकिन महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आज जुल्म हो रहा है। हम जनता के लिए समर्पित हैं। यह आंदोलन इस बात का है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन केंद्र सरकार की धोखाधड़ी सहन नहीं करेगा। खाचरियावास ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार की धोखाधड़ी के खिलाफ जागृत करने के लिए विधानसभावार पैदल मार्च निकालेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी उपचुनाव, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस, चुनाव आयोग से की इन जिलों के कलेक्टर बदलने की मांग। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया। इनमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर 2 अक्टूबर को बड़ी बैठक करने जा रहा है। कांग्रेस ने साथ ही चुनाव आयोग में निवाड़ी और टीकमगढ़ कलेक्टर को हटाने की मांग की है। उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ, उपचुनाव प्रभारी और संगठन पदाधिकारियों के बीच बैठक होगी। 2 अक्टूबर को आयोजित यह बैठक कमलनाथ के निवास पर ही होगी। उपचुनाव की रणनीति समेत पार्टी के तीसरे सर्वे में आए संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी होगा। पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में वेट एंड वॉच रणनीति बना सकती है, यानी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम उजागर करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता का पालन न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग में कलेक्टर निवाड़ी और कलेक्टर टीकमगढ़ की शिकायत कर उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम की जनदर्शन यात्रा में कलेक्टर मदद कर रहे हैं। विपक्ष ने दोनों जिलों के कलेक्टर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने साथ ही कहा कि आचार संहिता लगने के बावजूद घोषणाएं की जा रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में अन्याय के खिलाफ लड़ाई में मनीष गुप्ता के परिवार के साथ हूँ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर की गई पिटाई में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले को लेकर गुरुवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो सरकार के इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में गुप्ता के परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मीनाक्षी गुप्ता जी, मनीष की पत्नी, का दर्दनाक वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। मनीष गुप्ता जी के परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। भाजपा सरकार के अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। न्याय लेकर रहेंगे, अधिकार है, एहसान नहीं।
गौरतलब है कि गत सोमवार को देर रात गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल इलाके में एक होटल में पूछताछ के दौरान कथित रूप से पुलिस द्वारा पीटे जाने से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता 36 की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आरोपी 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी को निलंबित भी किया जा चुका है।